गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर एक लेक्चर पहले से बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखें, फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये कब एक्ट पास हुआ, कब नहीं, ये पास हुआ तो ये कितना वाइडर था, इसमें क्या क्या आता था, और बाद में कैसे काफ़ी सारे प्रोविज़न डिलीट कर दिए गए, कौन से प्रोविज़न हर प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होते हैं, कौन से प्रोविज़न हर प्रकार के एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल नहीं होते। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जॉस्टिव नेचर का एक्ट नहीं है। मैंने सब कुछ डिस्कस किया था, प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखें। और अब ये मेरी दूसरी वीडियो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, मीनिंग क्या है कॉन्ट्रैक्ट का। आज मैं ये डिस्कस करूँगा आपके साथ। मेरे दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो मैंने पहली वीडियो में मिस कर दी थी, स्किप हो गई थी मुझसे, कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन 2019 के बाद अब ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है। जब से अमेंडमेंट की गई है, आर्टिकल 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसे स्टक डाउन कर दिया गया है, आर्टिकल 35A को स्टक डाउन कर दिया गया है। उसके बाद सभी के सभी एक्ट, जितने भी एक्ट हैं, अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। सभी एक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी ऐसा एक्ट है जो अब जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होता है। पहले ये एप्लीकेबल नहीं होता था, 2019 से पहले एप्लीकेबल नहीं होता था। तो अगर बात की जाए कॉन्ट्रैक्ट की, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे दोस्तों मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, अगर आप कानून, अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हो तो बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। जो बेयर एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, या फिर इंडियन पिनल कोड का, या किसी का भी बेयर एक्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका बेयर एक्ट भी आपके पास होना ही चाहिए। और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। चलो मेरे दोस्तों, इसकी डिस्कशन शुरू करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी बता रहा हूं मैं एक बात आपको, कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, यह एक सिविल लॉ में आता है, ये क्रिमिनल में नहीं आता। ये सिविल, एक किस्म से सिविल नेचर का है, ये क्रिमिनल नेचर का नहीं है। जैसे IPC CRPC वो क्रिमिनल नेचर के हैं, ये सिविल नेचर का लॉ है। तो अगर बात की जाए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, मीनिंग की बात की जाए, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को। जो 2H है वो बताता है कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो 2H क्या कैसे डिफाइन करता है, ये बोलता है एन एग्रीमेंट, ये कुछ नहीं बोलता, ये बोलता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो हमें कहीं अपनी मर्जी से बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना अपनी मर्जी से बनाने की ज़रूरत है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसी का ही सेक्शन 2H जो है वो डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को। कैसे डिफाइन करता है, कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें क्या समझने को मिल रहा है, आप देखो कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक किस्म का एग्रीमेंट है, विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये बात देखो, मतलब ये हुआ कि जो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं हो सकते वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकते।
मतलब ये हुआ कि ऑल एग्रीमेंट्स कैन नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट, ओनली दोज एग्रीमेंट कैन बिकम कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी एनफोर्स्ड। एनफोर्सिएबल या एनफोर्स्ड का मतलब है लागू करवाना। ऐसे एग्रीमेंट अगर कोर्ट लागू करवा सके, उनको जैसा एग्रीमेंट बना था वैसा कोर्ट करवा सके, कोर्ट के पास पावर है, तो उनको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कोर्ट एनफोर्स ना करवा सके तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। दोबारा से बोलता हूँ, अब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि सेक्शन 2H जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो डिफाइन करता है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, और डिफाइन कैसे करता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो सारे के सारे एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ हों। इससे हमें एक मतलब खुद समझ आ रहा है, हम खुद समझ सकते हैं कि वो सारे के सारे एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हैं। इससे क्या लगा पता हमें, इससे हमें एक बात ये पता लगी कि एग्रीमेंट एक छोटी टर्म है, एग्रीमेंट एक स्मॉल टर्म है, पर कॉन्ट्रैक्ट एक वाइड टर्म है। इससे हमें एक बात और चली पता कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले हमेशा एग्रीमेंट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले जो पहली स्टेज है वो एग्रीमेंट है। हमें क्या लगी पता बात कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो पहले एग्रीमेंट बनेगा, और अगर वो एग्रीमेंट जो बनाया हुआ है वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ कैसे होगा, आप टेंशन ना लो। इतना तो आपको समझ आ गया जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब जो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट फर्स्ट स्टेप है, कॉन्ट्रैक्ट बाद की बात है। अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात। अब इसी डेफिनेशन से एक बात और पता चलती है, क्या पता चलती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, हमें लगा पता ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हमें लगा पता कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होंगे वही कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ये बात हमें लगी पता, हमें लग रहा है पता कैसे चल रहा है पता। देखो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो पहले एग्रीमेंट बना होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर पहले एग्रीमेंट ही नहीं बना होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता, सिंपल सी बात है। तो मतलब जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो वो तो एग्रीमेंट है ही है, वो तो एग्रीमेंट है ही है। तो हमें क्या लगा पता, इसी डेफिनेशन से हमें ये लगा पता कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब बन गया तो वो एग्रीमेंट बन के ही कॉन्ट्रैक्ट बना है, और अगर एग्रीमेंट बन के ही कॉन्ट्रैक्ट बना है मतलब ये हुआ कि एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तभी कॉन्ट्रैक्ट बना है, अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता। सिंपल सी बात आपको समझ आ गई कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कोई आपको पूछ ले व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट तो आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 a contract is an agreement enforceable by law. It means all agreements are not contract, only those agreements are contract which can be enforced by law. मैं बताऊंगा enforceable by law, टेंशन मत लो, बता रहा हूँ। और आपको ये पता लगा कि we can also understand that all agreements are not contract बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ी बाई टर्म है। जब एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बन गई मतलब वो एग्रीमेंट का प्रोसेस पूरा करके ही कॉन्ट्रैक्ट बनी है। ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा मेरे दोस्तों। अब आगे चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट।
अब इस डेफिनेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक टर्म हमें फेमस टर्म क्या मिल रही है देखने को? एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट? एग्रीमेंट कब बनेगा? ये तो पता चल गया कि एक एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का हमें लग गया पता, सेक्शन 2H बोलता है। पर एग्रीमेंट क्या होगा ये भी पता होना चाहिए। हम ये डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट क्या होगा। एनफोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब है? एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है, ये बात हम पता करेंगे। अगर बात की जाए एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2E है वो एग्रीमेंट को डिफाइन करता है। सेक्शन 2E डिफाइन करता है एग्रीमेंट को। कैसे करता है बाद में बताऊंगा, पर अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि एग्रीमेंट होता क्या है तो एग्रीमेंट सिंपल सा एग्रीमेंट का मतलब है कि जब एग्रीमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जब एक पार्टी कोई ऑफर करती है, प्रपोजल करती है, जब एक पार्टी कोई प्रपोजल करती है दूसरी पार्टी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, समझ रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा कि एग्रीमेंट का मतलब है व्हेन वन पार्टी मेक सम ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्ट दैट ऑफर। जब एक पार्टी प्रपोजल करे दूसरी एक्सेप्टेंस कर ले, प्लस कंसीडरेशन भी आए, प्लस कंसीडरेशन भी मिले। जो प्रपोजल कर रहा है, ऑफर कर रहा है, उसको भी कुछ कंसीडरेशन मिले, जो एक्सेप्टेंस कर रहा है, जो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, उसे भी कुछ कंसीडरेशन मिले। तो ये सब कुछ जब मिल जाता है तो बन जाता है एग्रीमेंट। तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। मैं दोबारा से आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सुनो एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल लिखूंगा। अब मान लो एक ए है, वो अपना मोबाइल फ़ोन बेचना चाहता है 5,000 रुपये का। ए ने ऑफर किया किसी बी को कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन तुझे 5,000 में बेचना चाहता हूँ, क्या तू मेरा मोबाइल फ़ोन लेगा 5,000 रुपये में? ये ऑफर कर रहा है ए ऑफर बी कि आई वॉन्ट टू सेल माई मोबाइल फ़ोन। क्या बी को बोला क्या तू इस फ़ोन को 5,000 रुपये में लेगा? बी ने बोले यस। ए ने ऑफर किया, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, यस आई एम रेडी टू परचेज योर मोबाइल फ़ोन एट ₹5,000। ए ने ऑफर किया कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन तुझे 5,000 रुपये में सेल करना चाहता हूँ, क्या तू मेरा मोबाइल फ़ोन 5,000 रुपये में लेगा? बी ने बोला यस आई एम रेडी। इनके बीच क्या हो गया? एक्सेप्टेंस, प्रपोजल हुआ, प्रपोजल ए ने किया, एक्सेप्टेंस बी ने की। अब कंसीडरेशन क्या है? आपको दिमाग में आ ही रहा होगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन? कंसीडरेशन क्या होती है? तो मैं मेरे दोस्तों आपको बता दूं, कंसीडरेशन का सिंपल सा मतलब जो आपको हमेशा याद करना है, हमेशा याद रखना है। कंसीडरेशन का टॉपिक बहुत बड़ा है, हम आगे जाके बिल्कुल डिटेल में एक टॉपिक पढ़ सकते हैं कंसीडरेशन का, जो कि 15, 20, 25 पेज का भी हो सकता है। लेकिन आपको अगर कोई पूछे कि कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, हमेशा याद कर रखना है, कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। क्या बोला मैंने? कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, ये होता है कंसीडरेशन का मतलब। अब अगर हम ये एग्जांपल ले कि ए ने बी को ऑफर किया कि मेरा मोबाइल फ़ोन 5,000 रुपये में ले ले, और बी ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तेरा फ़ोन 5,000 रुपये में ले लूँगा,
तो हमें तो पता चल गया कि प्रपोजल ए ने किया, एक्सेप्टेंस बी ने की, पर कंसीडरेशन क्या है? कंसीडरेशन क्या है? तो मेरे दोस्तों मैंने क्या बताया, कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, आप रिटर्न में क्या पा रहे हो। अगर मैं ए की बात करूं तो वो अपना मोबाइल फ़ोन दे रहा है, रिटर्न में क्या ले रहा है, 5,000 रुपये। तो क्या मतलब हुआ कि ए के लिए कंसीडरेशन है 5,000 रुपये। अगर मैं बी की बात करूं तो बी को रिटर्न में क्या मिल रहा है, बी 5,000 रुपये तो दे रहा है, पर रिटर्न में क्या मिल रहा है, मोबाइल फ़ोन मिल रहा है। देयरफॉर फॉर बी कंसीडरेशन इज़ मोबाइल फ़ोन, फॉर ए कंसीडरेशन इज़ 5,000 रुपीज़। तो कंसीडरेशन भी यहाँ पे है, मतलब ये एक एग्रीमेंट बन गया, मतलब ये एक एग्रीमेंट बन गया अब इनके बीच। और अगर यही एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होगा कब नहीं, अब हम इसकी बात करेंगे। मेरे दोस्तों देखो, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है कि कल को अगर मान लो ए या बी में से कोई भी फ़ोन बेचने से या लेने से, ए फ़ोन बेचना चाहता है, बी फ़ोन लेना चाहता है, मान लो ए ने मना कर दिया 5,000 रुपये में बेचने से, तो बी ए के ऊपर केस कर सकता है कि इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कोर्ट में जाके केस कर सकता है। तो क्या कोर्ट इस मुद्दे को एनफोर्स करवा सकता है, मतलब कि जैसा ए ने बोला था वैसा वो ए को करना ही पड़ेगा, क्या कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है? तो कोर्ट दे सकता है ऑर्डर। कोर्ट ए को बोल सकता है कि अब तूने बोला था इसको वो फ़ोन दे, नहीं तो इसको कंपनसेशन कर, रेमेडी दे, इसको नुकसान हुआ है, तूने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। सिमिलरली अगर बी फ़ोन लेने से ही मना कर देता है तो ए भी कोर्ट में जा सकता है। और कोर्ट में अगर कोर्ट ने, अगर जज साहब ने ऑर्डर दे दिया, उसके पास पावर है, हाँ जी अब आपको ये करना ही पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसे क्या क्या एग्रीमेंट हो सकते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे। लॉ तो बहुत बड़ी बात है, कानून कोर्ट तो बहुत बड़ी पावर है, जज तो हर चीज़ को एनफोर्स करवा सकता है। तो ऐसे कौन से मैटर हैं जिनको जज भी एनफोर्स नहीं करवा सकता, जिनको जज साहब भी एनफोर्स नहीं करवा सकते? ऐसे भी काफ़ी मैटर हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। मैं इसको एक बार रफ कर लूँ, फिर हम उनकी बात करेंगे कि ऐसे कौन से मैटर हैं जिनको जज साहब भी जो है एनफोर्स नहीं करवा सकते। मेरे दोस्तों आपको एग्रीमेंट समझ आ गया होगा, एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। और एग्रीमेंट का मतलब है कि जब एक प्रपोजल हो, फिर उसकी एक्सेप्टेंस हो, और फिर साथ में कंसीडरेशन भी होनी चाहिए। कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, कुछ मिल रहा हो बदले में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ए और बी का, ए को क्या मिल रहा था, मोबाइल फ़ोन मिल रहा था, बी को 5,000 रुपये, ए को 5,000 रुपये मिल रहे थे और बी को मोबाइल फ़ोन मिल रहा था रिटर्न में। तो ये कंसीडरेशन है और ये एग्रीमेंट बन गया। अब ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है, हमने ये बताया कि कौन से, पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन से एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे। देखो मेरे दोस्तों अब ध्यान से, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, जिससे हमें पता चला कि सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, केवल वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे। जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। तो एग्रीमेंट मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल या 2 भी 3 एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं। जैसे पहला एग्जाम्पल, ए ने, चलो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ किसी का ताकि नाम से आपको ज़्यादा याद रहेगा। मान लो मुनीश ने मुकेश को ऑफर किया, मुनीश ने मुकेश को ऑफर किया, बोला क्या कि मुकेश इस संडे को तू फ्री है क्या? इस संडे को मैं फ्री हूँ। मुनीश ने बोला मुकेश को, इस संडे को मैं तो फ्री हूँ, क्या तू फ्री है? मुकेश ने बोला हाँ मैं भी फ्री हूँ। क्यों, क्या हो गया? मुनीश ने बोला यार मुकेश,
मूवी देखने चलेंगे इस संडे को। तो मुकेश ने बोला नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है, मूवी देखने का खर्चा होगा नहीं मेरे से, तो मैं जाऊंगा नहीं, थोड़ा हाथ टाइट चला हुआ है। मुनीश ने बोला तू तैयारी कर, मैं तेरे को ऑफ़र कर रहा हूँ, तू तैयार रहे, सारा खर्चा मैं करूँगा, बस किराया, गाड़ी का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, सारा खर्चा मेरा होगा, तूने तो मूवी देखने चलना है मेरे साथ। इसने ऑफ़र कर दिया और इसने भी एक्सेप्ट कर लिया। इसको लगा फ्री में सब कुछ मिल रहा है, गाड़ी, घूमना, खाना पीना, खर्चा। तो मुकेश ने बोला चल ठीक है मैं चल पड़ूँगा। इसने ऑफ़र किया, इसने एक्सेप्टेंस दे दी, क्या बन गया एग्रीमेंट। और इनके भी कंसीडरेशन भी है। कंसीडरेशन क्या बता देता हूँ मैं। मुनीश इसका खर्चा कर रहा है, ये मुनीश के साथ जाएगा, मुनीश को इसका साथ मिलेगा, दोनों को रिटर्न में कुछ ना कुछ मिल रहा है, दोनों का फ़ायदा कहीं ना कहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, बन गया एग्रीमेंट। और हुआ क्या, संडे को जब अब मुकेश तो तैयार हो रखा था पूरा कि मूवी देखने जाना है, खर्चा मुनीश ने करना है, खुद ही मेरे को ऑफर किया था, अब तो आराम से जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, घूम के आएंगे वापस। मुकेश ने संडे को मुनीश को फ़ोन किया, मुनीश बोलता नहीं यार मैं नहीं जा सकता, ये वो मुझे काम है, मुझे कहीं जाना है, मैं नहीं जा पाऊँगा। मतलब क्या हुआ, उसने ब्रीच कर दिया अपना प्रॉमिस, जो उसने किया था वो ब्रीच कर दिया, जो उसने ऑफर किया था वो तोड़ दिया, जो उसने एग्रीमेंट सा बनाया था वो तोड़ दिया। तो क्या क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मुकेश कोर्ट में केस डाल सकता है और क्या इस एग्रीमेंट को एनफोर्स करवा सकता है या नहीं। अगर ये एनफोर्स करवा सकता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं करवा सकता तो ये एग्रीमेंट ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हम बात बाद में करेंगे कि कर सकता है या नहीं कर सकता। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, कोई राहुल है, ये राहुल अपने पापा जी को बार बार बोलता है पापा जी मेरे को बाइक लेके दो, मेरे को बाइक लेके दो। पापा ने भी कह दिया कि राहुल तू अगर इस बार +2 में तेरी 12वीं की परीक्षा में अगर तू 80% से अबव मार्क्स लेता है तो मैं तेरे को बाइक लेके दूंगा। बोल मंजूर है, मेहनत करेगा। अब इसके पापा ने क्या किया, ऑफर किया। जो राहुल का पापा है, फादर है, he makes an offer to राहुल that अगर तू इस बार +2 में मेहनत करेगा और 80% के अबव मार्क्स लेगा, मैं तेरे को बाइक लेके दूंगा उसी दिन जब तू 80% से अबव मार्क्स लेगा, तेरा रिजल्ट आएगा। बोल मेरा ऑफर एक्सेप्ट है। राहुल बोलता ठीक है पापा, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ और मैं पूरी मेहनत करूँगा और 80% से अबव मार्क्स लेकर दूंगा, आप टेंशन ना लो, बस आप मेरे को बाइक लेके दे देना। और राहुल ने बहुत मेहनत करी, उसने 90% मार्क्स लिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस अगेन। राहुल ने पापा को बोला मेरे को बाइक लेके दो। पापा ने बोला मैं ऐसे बाइक लेके नहीं दूंगा, मैं तेरे को एक ऑफर करता हूँ, तेरे को मैं बाइक लेके दूंगा, तू +2 में 80% से अबव मार्क्स लेके बता दे मुझे, मैं तेरे को बाइक लेके दूंगा, मेरा काम है। जस्ट ए सेकेंड, मैं तेरे को बाइक लेके दूंगा। और राहुल ने बहुत मेहनत करी और 80% से अबव मार्क्स ले लिए। इनके बीच भी एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट इनके बीच ही बन गया। फादर ने ऑफर किया कि मैं तेरे को बाइक लेके दूंगा, तभी लेके दूंगा अगर तू 80% से अबव मार्क्स लेगा, बता मंजूर है। इसने एक्सेप्ट कर लिया उनका ऑफर, मैं करूंगा मेहनत और 80% से अबव मार्क्स लूँगा और आप मुझे बाइक लेके देना। रिजल्ट आया, राहुल ने 89% मार्क्स ले लिए और बोला पापा दो मेरी बाइक, कहाँ है मेरी बाइक दो मुझे, जो आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया था, मेरे साथ एग्रीमेंट किया था आपने खुद। पापा ने मना कर दिया, नहीं मैं लेके नहीं देता। तो क्या इनको भी कोर्ट में एनफोर्स करवाया जा सकता है? दूसरा एग्जाम्पल। अब तीसरा एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक किसी की वाइफ है, वो अपने मायके चली गई है, वाइफ है किसी की मायके चली गई है, वापस नहीं आ रही। उसके हस्बैंड ने बोला कि तू आती क्यों नहीं वापस, कितना टाइम हो गया घर में,
उसने बोला वाइफ ने कि आ जाऊंगी मैं, पर मेरे को भाई एक बढ़िया सा नेकलेस चाहिए, एक अच्छा सा नेकलेस लेके दो, मैं आ जाऊंगी घर। और हस्बैंड ने क्या बोला, ये दिवाली आ रही है, इस दिवाली में मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ तेरे को, उल्टा ऑफ़र कर रहा हूँ, तू घर आ जा, इस दिवाली में मैं तेरे को नेकलेस लेके दूंगा, पर तेरे को घर आना पड़ेगा। और वाइफ ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं घर आ जाऊंगी, मेरे को दिवाली को नेकलेस चाहिए। चलो जी, ये भी एक बन गया एग्रीमेंट, वाइफ हस्बैंड के भी एग्रीमेंट बन गया, जिसमें हस्बैंड ने वाइफ को ऑफर किया कि तू वापस मेरे घर आ जा, मैं तेरे को नेकलेस दे दूंगा। वाइफ ने वो ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया, दोनों भी ऑफर एक्सेप्टेंस हुई, एग्रीमेंट बना, और हस्बैंड ने बोला कि मैं दिवाली को तेरे को ले दूंगा तेरा नेकलेस। वो कितने सारे एग्रीमेंट बन गए, एक एग्रीमेंट, दो एग्रीमेंट, तीन एग्रीमेंट, ऐसे ऐसे हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। दोस्तों के बीच हो सकते हैं, पेरेंट्स के बीच हो सकते हैं, नेबर्स के बीच हो सकते हैं। लेकिन इन एग्रीमेंट को बनाने से पहले कभी भी इंसान ने ये नहीं सोचा होगा कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो मैं कोर्ट में इसका केस करूँगा। क्या इस केस में सोचा होगा मुकेश ने कि अगर मुनीश ने मेरे को नहीं खिलाया पिलाया मैं कोर्ट में केस करूँगा? ये सोचा होगा कि मैं बात नहीं करूँगा, ये बेकार बंदा है। या फिर मुनीश ने सोचा होगा कि अगर ये मेरे साथ नहीं चला संडे को तो मैं इसके अगेंस्ट केस ही कर दूँगा। उनकी इंटेंशन कभी भी नहीं रही होगी टू पुट ए केस, उनकी इंटेंशन कभी भी नहीं रही होगी। अगर ये एग्जाम्पल लो फादर और सन का, तो क्या कभी हुआ होगा कि सन ने सोचा होगा अगर पापा ने मेरे को बाइक लेके नहीं दी मैं केस डालूंगा कोर्ट में जाके? इंटेंशन केस डालने की कोर्ट में इसकी सन की कभी भी नहीं रही होगी। हाँ ये हो सकता है कि मैं दादी से बोलूँगा, दादा से बोलूँगा, वो दिलाएंगे, पर ऐसा नहीं कि मैं कोर्ट में जाके केस करूँगा। सिमिलरली हस्बैंड वाइफ के बीच भी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वाइफ ने सोच रखा मैं तो कोर्ट में केस करूँगी और एनफोर्स करवाऊँगी अपना एग्रीमेंट और नेकलेस लेके रहूँगी। ये सभी सोशल एग्रीमेंट हैं, सोशल नेचर की एग्रीमेंट हैं, और इन एग्रीमेंट को कभी भी कोर्ट एनफोर्स नहीं करता। कोर्ट यही सोचता है कि ऑल एग्रीमेंट्स जो हैं वो सोशल नेचर के हैं और हम इसको एनफोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट क्यों ज़बरदस्ती करेगा किसी के साथ। दूसरी बात, जब आप पढ़ोगे प्रपोजल, आप जब प्रपोजल पढ़ोगे, प्रपोजल छोटा सा नहीं है। प्रपोजल का मतलब इतना नहीं है कि व्हेन वन पर्सन मेक एन ऑफर टू अदर पर्सन दैट इज प्रपोजल, ऐसा नहीं। प्रपोजल बहुत वाइड टर्म है। प्रपोजल में एक टर्म आती है, एक इसेंशियल आता है। हम लोग प्रपोजल को कंप्लीट पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे उसमें एक टर्म, जो टर्म है देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप when person make an offer to other person, such person must have intention to create legal relationship, legal obligations। प्रपोजल के इसेंशियल है, पहला प्रपोजल का इसेंशियल है कि प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और दूसरा यही इसेंशियल है कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। तो इनमें कहीं भी इंटेंशन नहीं है ऑफर करने वाले की कि अगर मेरा ऑफर कल को नहीं बंदे ने एक्सेप्ट करके मना कर दिया तो मैं कोर्ट में केस डालूंगा। लीगल रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में वो है ही नहीं। तो कोर्ट सोशल एग्रीमेंट्स को कभी भी एनफोर्स नहीं करवा सकता, और ऐसे एग्रीमेंट ही रहते हैं, पर ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, क्योंकि इनको कोर्ट एनफोर्स नहीं करवा सकता। जब कोर्ट इनको एनफोर्स करवा सकता तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाते, और कोर्ट फिर वैसा करता भी। कोर्ट ऑर्डर करता, यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करता मुकेश को कि तेरे को घूमने जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑर्डर करता फादर को कि आपको बाइक लेके देनी पड़ेगी, यहाँ पे ऑर्डर करेगा कि अब हस्बैंड को नेकलेस लेके देना पड़ेगा, पर कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इन सभी केसेस में इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी। आप एक जनरल सा सोचो अपने माइंड में, और कोर्ट यही प्रिज्यूम करके चलता है कि सोशल एग्रीमेंट्स में कभी भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब हम प्रपोजल वाला डिटेल में पढ़ेंगे, अपना टॉपिक उसमें पढ़ेंगे, केसेस लॉ के साथ पढ़ेंगे, आपको और समझाएगा। तो ये सारे के सारे सोशल एग्रीमेंट हैं, पर ये कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकते। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेंगे? जब
कोर्ट उन एग्रीमेंट को एनफोर्स करवाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, वरना कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। तो आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इट मीन्स इफ contract is agreement is not enforceable by law, then it cannot become contract. It means all agreements are not contract. All agreements cannot become contract. For example, social agreement cannot become contract, but all contracts are agreement. क्योंकि जब एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बन गई तो वो एग्रीमेंट का स्टेप पूरा करके ही कॉन्ट्रैक्ट बनी है। इसलिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट तो हैं, पर जितने भी एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होते। मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया पूरा। याद रखना, सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स को कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनको लॉ एनफोर्स ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रपोजल करने वाले बंदे के माइंड में इंटेंशन में होनी चाहिए उसकी कि अगर उसने मेरी बात कल को मुकर गया तो मैं इसके अगेंस्ट तो केस फाइल करूँगा ही करूँगा। पर कोर्ट ये प्रज्यूम करता है कि सोशल एग्रीमेंट्स में कभी भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती, और इसमें भी नहीं होती, तो कोर्ट कभी एनफोर्स नहीं कर सकता। मतलब एग्रीमेंट तो हजारों, मतलब ये हुआ एग्रीमेंट तो हजारों लाखों किस्म के हो सकते हैं, पर सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। केवल वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिनको लॉ एनफोर्स कर सकता है। लॉ एनफोर्स कर सकता है का मतलब ये है कि लॉ के पास, कानून के पास, जज के पास पावर है कि वो बोले आपको भी ये करना ही पड़ेगा, जो आपने प्रॉमिस किया था वो करना ही पड़ेगा। मेरे स्टूडेंट्स, अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर आपने वो एग्रीमेंट तो बता दिए जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो कौन से एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं? तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी एग्रीमेंट हैं जो सोशल नेचर के ना हों, जिनको बनाते टाइम इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप रही हो कि हम बना रहे हैं, इस इंटेंशन से बना रहे हैं, कल को कोई गलत करेगा, ब्रीच करेगा, हम तो कोर्ट में केस डालेंगे, तो मेरे दोस्तों उनको कोर्ट एनफोर्स कर सकता है, चाहे वो कोई भी एग्रीमेंट क्यों ना हो। कमर्शियल नेचर के सारे एग्रीमेंट जो होते हैं उनको एनफोर्स किया जा सकता है। जहाँ पैसे का आदान प्रदान हो रहा हो वहाँ पे उसे एनफोर्स किया जा सकता है, कोर्ट के पास पावर है। सिर्फ सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, अब तो मैंने मिटा दिए, पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कौन कौन से एग्रीमेंट है सोशल नेचर के जहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ना हो। जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप या लीगल ऑब्लिगेशन, ये बहुत एक जरूरी वर्ड है। हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जब हम प्रपोजल पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रपोजल का ये इसेंशियल है, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। और दूसरी बात, एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ए है वो किसी दुकान में जाता है टेलीविज़न खरीदने, उसने ए ने ऑफ़र किया टेलीविज़न खरीदने का कि मैं 10,000 रुपये वाला टेलीविज़न लेना चाहता हूँ, और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट बना, इसको लॉ एनफोर्स कर सकता है। अगर मान लो ए जो है मना कर देता है या बी मना कर देता है लेने से, जो भी है जो मैंने एग्जांपल दिया, तो ये एक किस्म से ब्रीच माना जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है वो कोर्ट में केस कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो घर खरीदने गया, वो घर खरीदने जा रहा है, वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है, उसे सस्ते में घर मिल रहा है, पहले बंदे ने बोल दिया हाँ मैं आपको आपके नाम घर कर दूंगा, 25 लाख देने आपने, उसने ऑफ़र किया था, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। मान लो मैं कोई घर लेना चाहता हूँ, एक घर है वो 30 लाख में बिक रहा है, पर मैंने 25 लाख का ऑफ़र किया, मैं 25 लाख दे सकता हूँ, और जो घर का मालिक है उसने 25 लाख पे एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है आप 25 लाख दो, आपको घर मिल जाएगा। ऑफ़र मैंने किया, उसने एक्सेप्टेंस कर ली, एग्रीमेंट बना, और कल को अगर मान लो कि वो मेरे को 25 लाख में देने से मना कर दे, जो मकान का मालिक है वो मेरे घर को बेचने से मना कर दे 25 लाख में, तो मैं कोर्ट में केस कर सकता हूँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि इस एग्रीमेंट को भी कोर्ट एनफोर्स कर सकता है और ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं केस कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी कमर्शियल नेचर का ही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बस आपने सोशल एग्रीमेंट रख लेना दिमाग में, जिनको कोर्ट कभी भी एनफोर्स नहीं करवा सकता, वो एग्रीमेंट ही बने रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।